अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नून लीग और हुकूमती अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार। नून लीग भी इस्तीफों के मामले पर यू टर्न लेने लगी। दो रुकने कौमी असम्बली के सामने इस्तीफों से मुकर गए शेख रशीद ने नवाज शरीफ की पासपोर्ट मनसूखी के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब। बात करेंगे कराची के बाद इस्लामाबाद जराइम का गढ़ बन चुका है। इस्लामाबाद के पोश इलाके डाकुओं की जद में है। शहरी गैर महफूज। गुज़िश्ता 2 सालों में 60 करोड़ से जायद मालकियत की गाड़ियां वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से चोरी हुई। इस्लामाबाद में होने वाली वारदातों के हवाले से एक्सक्लूसिव फैक्ट्स और फिगर्स आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लास्टली, डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज जान की बाजी हार गया, मगर इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का अस्पताल के खिलाफ बड़ा इकदाम। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉक्टर और निजी अस्पताल पर 7.5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। क्या स्टोरी है आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आमिर साहब, प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मरियम कहती हैं कि उन दोनों अरकान को कि आपने इस्तीफे मुंह पर मारने हैं, लेकिन वो जब स्पीकर कौमी असम्बली के सामने गए वो तो मुकर के कह रहे हैं हमारे तो इस्तीफे ही जाली हैं। जी, वो एक बिल्कुल पीपल्स पार्टी तो बैक ट्रैक पहले ही इस्तीफों पे कर रही है और नून लीग भी अब थोड़ा सा सोच विचार में आ गई है। मेरा ये शुरू से ही कहना था कि ये इस्तीफे वाली बड़ी फाश गलती, बड़ी गलती कर बैठे हुए हैं। कभी भी कोई MNA MPA जो है, कोई पार्लियामेंटेरियन इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता, और इन्होंने जब ये कहा कि जनाब हम सेनेट के नहीं देंगे बाकी को देंगे, तो एक नज़र आ रहा फिर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था। पर मुझे लगता है कि सियासत जो है ना पाकिस्तान की, ये एक अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। ये 2000 हम सोचते थे कि 18 के बाद 23 में होगा ये क्लाइमेक्स, मगर अभी सही नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ वन वे और अनदर होने जा रहा है। कि आपने देखा होगा मरियम की आज तलखी बढ़ती जा रही है। उनका यौम तासीस पे जो तकरीर, वही पापा जेम्स, वही अटैक इस्टेब्लिशमेंट में वो दोहरा रही हैं, कॉन्स्टेंटली को दोहरा रही हैं, और गवर्नमेंट भी पीछे होती हुई नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पे लाहौर के जलसे के बाद, क्योंकि वो कोई इतना कामयाब जलसा नहीं था, तो एक थोड़ा सा डाउन टर्न चल रहा है PDM का, और दरारें नज़र आ रही हैं। JUI में भी पीपल्स पार्टी भी बैक ट्रैक कर रही है, और उसके बाद से लगता ये है कि हुकूमत थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई है कि ख्वाजा आसिफ साहब जैसे पकड़े गए कल, और मेरी इतलाएं ये हैं कि और भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और साथ में नवाज शरीफ साहब की जो ये खबर आई है कि 16 फरवरी को उनका पासपोर्ट जो एक्सपायर कर जाएगा, तो उनको उसके बाद फैसला करना होगा कि आया या तो पॉलिटिकल असाइलम शायद बरतानिया में लेना पड़ेगा, या फिर जो है कोई और कानूनी तरीका निकाल लेंगे, या कि सऊदी अरेबिया जाते हैं, UAE जाते हैं, क्या करते हैं। तो वो भी एक नज़र आ रहा है कि ये 1-2 महीने में उनको ये बड़े फैसले करने हैं। तो हमारे साथ आज ये सारे सवालों के लिए वज़ीर फेडरल वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब मौजूद हैं। तो आपको आवाज़ आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर। ये जरा स्टूडियो में आवाज दीजिएगा प्लीज, हमें भी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था शिबली साहब कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा है कि जी मुझे जो गिरफ्तारी की गई है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए की है। और मुझे ये मरियम ने भी कहा, और उन्होंने मोरलेस वही दोहराया कि जी मुझे कहा जा रहा था कि आप जो है नवाज शरीफ से पीछे हट जाए, छोड़ दें उसको, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आमिर कि हम जाती दुश्मनी में बिलीव ही नहीं करते हैं, और ना हमारी सियासत का महवर इंतकाम लेना है। हमारी जो स्ट्रगल रही है प्राइम मिनिस्टर की और उसकी टीम की, वो यही था कि हम इस मुल्क को ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाएं जिन्होंने कि अपने दौरे हुकूमत में इस मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और अपने ज़ाती मफादात को आगे बढ़ाया है और मुल्क पे तवज्जो नहीं दी। तो हम तो उसके पीछे हैं, और अगर हमारे जो भी आप देख लें तो हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि चाहे वो ख्वाजा
आसिफ हों या कोई भी लीडर हों, ये नैब का काम है, वो जाने और उनका काम जाने। हमारा काम है फैसिलिटेट करना, वो ऑब्स्ट्रक्शन हटाना रास्ते में से, जो कि नॉर्मली जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव या इस तरह के इदारों में पहले हुआ करती थी। तो न ये हमारा लगाया हुआ नैब का चेयरमैन है, न कानून हमारा बनाया हुआ है। ये हिसाब दे दें। देखिए जी, बजाय इसके कि आप एक्सप्लेनेशन दें कि किसने अंदर करवाया है, आपको तो अगर आप क्लियर हों तो आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं कि आपने कोई चीज गलत की है, तो बजाय इसके कि सियासत के पीछे छुपना या ये कहना कि इसने पकड़वाया है, उसने पकड़वाया है, आई थिंक ज्यादा अहम उनको फोकस करना चाहिए अपने केस पे और अपने जवाबात पे। शिबली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जो बड़ा एतराज़ आता है ये हुकूमत पे आता है, एक तो आपको याद होगा आपके मिनिस्टर जो थे वो पहले से ही कह देते थे, शेख रशीद साहब को मैं बता देता हूँ, नाम ले देता हूँ, वो कह देते थे, और 2-4 और मिनिस्टर्स हैं कि जनाब के सब फड़े जाएंगे, फलां भी फड़े जाएंगे, नैब जो है ईद के बाद ये टार्जन बन जाएगा, और बाकायदा नाम देते थे, डेडलाइन देते थे। तो आप समझते नहीं है कि आपने ओनरशिप दी हुई थी, और यूँ लगता था नैब जो है जितनी भी कार्रवाइयाँ करते आप लोगों से, आपसे मुराद है हुकूमत से, सारे का सारा डाटा लेके, इंफॉर्मेशन लेके, डायरेक्शन लेके वो गिरफ्तारियां करते हैं। लिहाजा लोगों का ये कि शकूक थोड़े से बनते नहीं है कि हुकूमत ही कंट्रोल करे। जब आपके मिनिस्टर खुद कहते थे कि फलां फड़े जाएंगे और वो फड़े जाते थे, तो फिर तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो आप आएगा, ब्लेम आएगा कि आप लोग इसमें शामिल थे, आपको पता था किस किस ने फड़े जाना है। देखिए रऊफ, पहली बात तो ये है कि जो मिनिस्टर्स के इस किस्म की ज्यादातर वो पेशन गोइयां करते हैं, जाहिर है कि उनका एक पॉलिटिक्स में एक बड़ा अरसा गुजरा है और वो पॉलिटिकल उसको समझते हैं और उसके मुताबिक वो फिर बात करते हैं, जो कि हम भी कई दफा थोड़ी बहुत ऐसी प्रेडिक्शंस करते हैं जो कि फैक्ट हो रही हैं। जिस तरह के हम समझते थे कि हमारा अपना तजुर्बा जहन में रखते हुए कि ये जो पीडीएम की जो मूवमेंट है ये अपने आप को बंद गली में ले जाएंगे, और वही वक्त ने साबित किया। तो ज़ाहिर है हमें तो नहीं था मालूम, लेकिन ये तजुर्बे की बुनियाद पे वो बात कर रहे थे। इसी तरह शेख रशीद साहब भी अपनी तजुर्बे की बुनियाद पे बात करते हैं, और सबको पता है कि शहर के सारे चरागों को हवा जानती है। अच्छा ये बताइएगा, आपकी प्रिडिक्शन जो गलत भी निकली है या 100% रिजल्ट है, मतलब सारी सच्ची निकली हैं? कोई आगे 19-20 कोई हुई हो? निकली है, कई गलती निकली है। अब उसकी मैं लिस्ट दूं तो बड़ी लंबी होगी। अच्छी बात है कि आप मान लेते हैं। मैं डरते डरते बात कर रहा था। आज मैं देख रहा था काशिफ बासी के प्रोग्राम में आप बहुत गुस्से में आ गए थे, तो मैंने कहा क्योंकि आज आप हमें हासिल हो गए हैं, तो मैं जनरल भी आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो बड़े ज़्यादा उस वक्त अवेलेबल थे, जर्नलिस्टों के डेलीगेशन से भी मुलाकात करते थे, सवाल भी लेते थे, और बड़ी ट्रांसपेरेंट ओपन गवर्नमेंट थी। मैं लेटली देखा है, ख़ास तौर पे जब से आप वज़ीर बने हैं, कि प्राइम मिनिस्टर बड़े रिस्ट्रिक्टिव से हो गए हैं और बड़ी सिलेक्टिव मुलाकातें हैं और सिलेक्टिव इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये क्या, इज देयर समथिंग टू हाइड कि आप कॉन्फिडेंस में कमी आ गई है कि परफॉर्मेंस की वजह से वो मुश्किल सवाल नहीं लेते, क्या वजह है? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि इससे आप मुझसे मुंसलिक नहीं करें। ये बात ये है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं आपको सिर्फ अपना ही बता दूं कि एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरे पास लिटरली 1 मिनट भी नहीं हो, और हर मिनट इज प्रोग्राम। तो कई चीजें आदमी नहीं करता। मैं अपने फैमिली से बड़े अरसा हुआ है मेरा कांटेक्ट नहीं है या मुलाकात नहीं होती है, लेकिन बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म जाहिर है कि मुल्क के मसाइल और जो भी अभी एक उस स्टेज में हम जा रहे हैं जिसमें कि एक पूरा जो हमारी जो अब तक हुकूमत करती आई है उसके अब एक फाइनल स्टेज में हम दाखिल हो गए हैं। तो खान साहब ज्यादा मसरूफ रहते हैं उन चीजों पे। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसलिए भी शिबली पूछ रहा हूँ कि आपसे पहले जो वज़रा थे वो हमें बताया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर को ये कन्विंस करते हैं कि जनाब ये मीडिया को ज़रा टाइट करके रखें, इनको ज़रा फासले पे रखें। तो आपको पुराना जानते हैं कि आप ज़रा शायद डिफरेंट किस्म का मशवरा दें। उस मशवरे के पहली बात को असरात नहीं आए। दूसरे ये है कि हम देखते हैं कि आप पूरी गवर्नमेंट का आपने 2 नातवा तो नहीं मैं कहूँगा, बड़े मजबूत शोल्डर्स के ऊपर वजन उठा लेते हैं। ये जो की मिनिस्ट्रीज हैं, जैसा कि फाइनेंस, जैसा कि कॉमर्स, जैसा कि एनर्जी,
ये लोग खुद आके नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बड़े रिस्ट्रिक्टिव, अगेन खास सिलेक्टिव लोगों को इंटरव्यू या खास किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाते हैं, खुल के इस तरह हमें नहीं अवेलेबल होते, क्यों नहीं होते? देखिए, आपका बिल्कुल, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो 100% दुरुस्त है और इसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिया है और अभी हमने अपनी एक इकोनॉमी की टीम को एक अलहदा किया है इस लिहाज से कि जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं या इकोनॉमी के इश्यूज होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उस मिनिस्ट्री से, चाहे वो पावर हो, पेट्रोलियम हो, फूड हो और कॉमर्स, जितने भी हैं, तो अभी मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूं, बल्कि आपके प्रोग्राम पे भी हम जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे और वो डायरेक्टली जो है तो आपके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम है जो बात आपने की है और इसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही फैसला किया है कि जो इकोनॉमी के या जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के हैं वो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स जो है वो जवाब देंगे। शिबली साहब, जो अभी आमिर साहब भी बात कर रहे थे, सामने भी आ रही है कि उनका मियां नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो फरवरी में एक्सपायर हो रहा है। कोई इस पे हुकूमत पॉलिसी, आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने आई है कि आप उनको रिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे? और दूसरा, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि मियां साहब ने कोई असैलम वहाँ पे आके उन्हें पोलिटिकल असैलम उन्होंने अप्लाई की है? देखिए, मैं इतनी तफसीलात तो नहीं जानता, आई मस्ट एडमिट माई इग्नोरेंस, लेकिन बात यह है कि जहां तक के पासपोर्ट का ताल्लुक है या उनके वापस आने का ताल्लुक है तो ये फैसला तो मैंने ये सुना है, गो के ऑफिशियली नहीं बट अनऑफिशियली, की पीपल्स पार्टी ने यही कहा है कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो फिर हम उसको इस्तीफों को भी सीरियसली लेंगे और हम मार्च का भी वो करेंगे फैसला। लेकिन उससे अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा अपना ख्याल यही है कि नवाज शरीफ उनका कोई आने का तो प्रोग्राम नहीं लगता और जहां तक कि उनके पासपोर्ट का ताल्लुक है तो वो जब एक्सपायर होने वाला होगा तो उससे पहले आई एम श्योर कि वो एम्बेसी से भी कर सकते हैं और उस वक्त तक कोई फैसला, इस पे कोई फॉर्मल फैसला भी हो जाएगा कि उनको उनके साथ क्या करना है। ये खबरें कुछ ऐसी भी चलती हैं कि शायद सऊदी अरेबिया में वो चले जाएं, कोई आप तक भी इस तरह की इत्तलाएं पहुंची हैं? देखिए, सुना तो मैंने भी है, आप जैसे दोस्तों से सुना है मैंने भी, और उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी, बिकॉज माजी में भी हमने यही देखा है कि उन्होंने मुशर्रफ के साथ एनआरओ साइन करके वो सऊदी अरब चले गए थे। अभी वो मेरा ख्याल है क्योंकि वो उन लीडर्स में से नहीं है जिस तरह के LHA के जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो थी या और लीडर्स थे, वो उनमें जेल में रहने की उनमें वो है नहीं। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस ऑप्शन को देखेंगे, वो ये ऑप्शन देखेंगे कि किस तरह से वो। आपकी सारी बात काट रहा हूँ, आपने जनाब मुशर्रफ साहब की और इनकी नवाज शरीफ साहब के दौर की मिसाल दी कि उस वक्त चले गए थे सऊदी अरब। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो वो अगर सेटअप था यहाँ पे तो बाकायदा इजाज़त दी गई थी, एक डील हुई थी, उसके बाद सऊदी अरेबिया गए थे। अब की दफ़ा हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है तो इस तरह की कोई, मेरा ख्याल है सऊदीज को वो आके डील देगी कि चलें जी मियाँ साहब आ रहे हैं, आप उनको रख लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे। आपको लगता नहीं उनका स्टेटस भी इस दफ़ा डिफरेंट है कि वो एक यहाँ से वो भागे हुए हैं कानून से, कानूनी एब्सकॉन्डर है। गवर्नमेंट को इतराज़ नहीं होगा इस तरह की कोई डील होगी? नहीं, बिल्कुल जी, देखें, हमें तो अपने कानून को देखना है और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में तो है नहीं कि वो सूरत हाल पैदा हो जहाँ पे कि हमने कोई एनआरओ देना उनको कि वो चले जाएं। इस वक्त तो वो अपने अदालत से मफरूज करार पाए हैं, तो उनका जो है तो लंदन से वहाँ पे जाना ये पॉसिबल है। उनकी सारी तारीख ही यही रही है कि वो जब सख्त वक्त आता है तो वो किसी जगह पे पनाह ले लेते हैं किसी भी मुल्क में। लेकिन हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे कोई भी ऐसी बात नहीं है, बिकॉज ज़ाहिर है हम तो चाहेंगे कि वो पाकिस्तान आके अदालत में अपने सवालात के जवाब दें। मैं आगे आपसे पहले तज्जिया करने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये जो सियासत है ये थोड़े से क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है, कि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा उनकी भी तलखी बहुत बढ़ गई है और आपके यहाँ से भी जो है ना कोई पीछे नहीं हट रहे, तो वेयर इज इट ऑल हेडेड? देखें, वो तो आपको सब पता चली। मैं तो ये समझूंगा कि ये एंटी क्लाइमेक्स है, क्योंकि जो जिस तरह के PDM ने अपना एक बड़ा
एक हवा बनाया था, और हमारी तो पहले दिन से यही प्राइम मिनिस्टर साहब की यही तजिया था कि ये अपने आप को खुद फंसा रहे हैं और ये एक बंद गली में चले जाएंगे, क्योंकि हम इन रास्तों से गुजरे हुए हैं और हमें मालूम है कि इसमें कितनी सख्तियां हैं, इसमें कितनी मुश्किलात हैं। तो वो तो जाहिर हो गया है कि जिस तरह के फजल रहमान है, उनकी पार्टी डिसइंटीग्रेट हो रही है, जो पीपल्स पार्टी है उनका अपना एक रास्ता है, तो ले दे के जो है तो नून रह गई है, और वो भी अपने लीडर्स छोड़ें कि अपनी फैमिली, लाइक जो आज जो 2 मेंबरान है उनमें से एक मेंबर जो है तो वो मरियम नवाज का बड़ा करीबी रिश्तेदार है, उसका मेरा ख्याल है देवर है या कुछ इस तरह का है, तो वो भी उनकी बात नहीं मान रहे। तो फिर इसने ये तो जो पीडीएम है वो तो उस आईसीयू में चली गई है, एंड सून जो है तो वो इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन हम पढ़ेंगे। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी खबर हमें ये दी है कि हमें, क्योंकि हम एनर्जी पे कोशिश करते हैं फोकस करने की, इकॉनमी पे और ज़राअत पे, कि हमें ये नदीम बाबर साहब, अयूब उमर साहब और रज़ाक दाऊद और रफ़ीक शेख साहब खास तौर पे ये लोग अवेलेबल होंगे, और आप इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी इस तरफ राग़िब हैं। इंशाल्लाह ये बिल्कुल मैं आपके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन कराऊंगा, और हमारे मिनिस्टर्स आएंगे जो इकोनॉमी रिलेटेड है, जो भी आपने सब्जेक्ट बताए हैं। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया शिबली आप। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। आमिर साहब उन्होंने बात की है, कह रहे हैं कि वजीर आजम ने पहले ये कह दिया था कि अगर इस्तीफे दिए तो बंद गली में चले जाएंगे, फिर हुकूमत खुद इतनी एक्टिव क्यों है, क्यों इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बार कर रही है, बार बार इस्तीफों पे बात कर रही है? नहीं, हुकूमत के लिए तो अच्छा है ना। अभी लड़ाई जो है ना वो पहले ये जो बेहतर है कि सड़कों की बजाय लफाजी में आ गई है। अभी ये जो सारी वॉर ऑफ वर्ड्स हो रही है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी तकरीर आती है, इनकी आती है, तो गवर्नमेंट को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को फ़र्क हाँ जब लॉन्ग मार्चेस शुरू होती हैं, शहर बंद होते हैं, कोई वायलेंस का ख़तरा होता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अभी लड़ाई बड़ी तल्ख है, मगर लफाजी की हद तक है, तकरीरों में है कि मैं आपके साथ हम ये कर देंगे, वो कह रहे हैं हम भी ये करेंगे, वो जी पुराने वो चल रही हैं, बहसें चल रही हैं। तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल फ़िलहाल जो है, ये पहले ही हमें भी अंदाज़ा था कि जिस पिच पे ये ले गए थे उसके बाद डिलीवर करना बड़ा ज़रूरी था। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर फ़र्क पड़ता है ना कि जो काया समझदार सियासतदान होते हैं वो बड़ी बातचीत सोच समझ के दावे किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बचपना बिलावल साहब में भी पुख्तगी नहीं नज़र आई, और मरियम बीबी तो बिल्कुल जिस तरह ये इस्तीफ़ों पे ये कह दिया, पे वो जिस तरह घरों में लड़ाइयाँ, मैंने कहा ना मैं इनके घरों में बचपन में स्कूल में मेरे साथ जो है ना इनके बच्चे पढ़ते थे, जाता था, तो वो सारा दिन जो है ना वो मर्द हज़रात काम पे चले जाते थे और ख़वातीन जो है ना वो 2 नंबर की 4 नंबर वालों से इनकी 7 कोठियाँ कटी थी, घर के अंदर से रास्ता था, तो वो लड़ाइयाँ चलती रहती थी। हम बच्चे भी देखते रहते थे कि फलानी आंटी ने आज फलानी आंटी को ये कहा, तो बच्चों की ट्रेनिंग हो रही होती थी। तो वो मुझे कई दफ़ा वो चीज़ नज़र आती है कि इस्तीफ़ा मांगे अगर स्पीकर तो इनके मुँह पे मार के आना, ये मरियम बीबी का ये था। और फिर आज वो बेचारे दोनों जो है ना भागे गए थे कि जी हमारा इस्तीफा ना कबूल कीजिएगा, अगर आपने किया तो बुरा नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ बचगाना है। ये सारा जो इस्तीफों वाला मामला ही था, मैं समझता हूँ, मुझे लगता ये है, शक पड़ता है कि ये उस्ताद मोहतरम जो है ना इसमें दानिश्वरी जो है ना वो प्रोफेसर रशीद साहब हैं। मरियम की जो सारी रहनुमाई और ग्रूमिंग और ट्रेनिंग के इंचार्ज जो है ना, जिस तरह बिलावल की सूरत में आंटी शहरी रहमान है, तो यहाँ जो है ना अंकल वो आंटी कहते हैं, उनकी ज़ाहिर आंटी हैं। आप कह रहे हैं? नहीं मैं नहीं, मेरी तो आंटी नहीं है, मेरी तो उम्र मेरी आंटी है, मेरी उम्र की है, मेरे उनसे ज्यादा क्लिप ना उम्र में बड़ी है, मगर मेरे बाल उनसे ज्यादा उम्र में आपसे बड़ी हैं। उम्र में जी वो उनका वो अच्छी बात ये है कि वो छुपाती नहीं है, वो भाई ये थोड़ा कहती हैं कि टीवी पे बताती हैं, वो टीवी पे बता चुकी है। आंटी वाला मैं ले लूं, ये लावल की आंटी है। ये क्लिप तो मैं बना के शहरी रहमान साहब को व्हाट्सएप करूं। शहरी ये मैं करूंगा, उम्र का बुरा नहीं मना, इतना बड़ा आपने डज मारा क्या, उम्र का बुरा नहीं मनाते, ऐसे थोड़ा करते हैं टीवी पे। आमिर साहब की आंटी नहीं है। तो वो परवेज रशीद साहब की खामी ये है कि वो उन्होंने इलेक्शन डायरेक्ट कभी लड़ा नहीं है जो है ना, या जीता नहीं है, वो सेनेट में इनडायरेक्टली आ जाते हैं। दूसरा उन्होंने देखे ना इसमें सारे मशवरे में कहा सेनेट से रिजाइन नहीं करना, क्योंकि वो खुद सेनेटर है, अपनी सीट बचा ली है और उनको इस बंद गली में धकेल दिया है, और बगैर सोचे हुए
कि जनाब ये लोग रिज़ाइन नहीं किए जाते, रिज़ाइन कोई नहीं करता, और पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट है, वो क्यों रिज़ाइन करेंगे? अब वो देखें ना, मैं कल भी ये सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी के लिए दोबारा है कि 2013 में भी उनकी वही सीटें थीं जो 2018 में हैं, 18 में बल्कि जो है ना एक आधी ये गुजर खान से राजा परवेज अशरफ साहब भी जीत गए हैं, वरना 2 मुजफ्फरगढ़ और 2 रहीम यार खान, पिछली दफा भी 4 रहीम यार खान वाले इस दफा भी जोर पे थे, वो अहमद महमूद की जाती सीटें हैं, और इवन मुजफ्फरगढ़ वाली भी जो है ना, मैं समझता हूँ रुबानी खर साहब की वो जाती इन्फ्लुएंस बड़ा ज्यादा है पीपल्स पार्टी के वोट से ज्यादा। ना जाती भी नहीं है पीपल्स पार्टी का वोट मुजफ्फरगढ़ में, बल्कि इसको मिनी लाड़काना कहते थे मुजफ्फरगढ़ में। बहरहाल इन्होंने बड़ी सीटें निकालते सीटें तो वही रही। तो 2013 के इलेक्शन पे उन्होंने शोर नहीं मचाया है कि ये नवाज शरीफ साहब सिलेक्टेड है, देखे ना, और अब नवाज शोर शरीफ मचा को बचाया, बल्कि धरने के मौके पे अगर आपको याद होगा ये पीपल्स पार्टी ने और एतजाज हसन ने वो जो चौधरी निसार को वो जो बेइज्जती कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब इसीलिए खींच रहे थे चौधरी निसार को कि ये गवर्नमेंट बचा रहा है, वो कह रहे थे कि देखें हम आपकी गवर्नमेंट भी बचा रहे हैं, और ये चौधरी निसार की वो जो क्लासिकल बेइज्जती हुई है, इस वो तारीखी तौर पे इस तरह की असम्बली में कम बेइज्जती होती है, उसके पीछे यही था कि एहसान भी किया था उन्होंने। तो ये एहसानात उतनी ही सीटें लेने के बाद नवाज शरीफ से नहीं किया, वजह क्या है? मैं रात सोचता रहा ये बात है, फिर मुझे समझ आई कि उस वक्त थे कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, तो वरना तो ये नई यही नैब थी, यही कानून था। फ़र्क सिर्फ ये पड़ गया कि कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब थे, अब नैब का जैसे कैसे भी हैं जावेद इकबाल साहब आ गए हैं, तो इसलिए जो है ना वो सिलेक्टेड भी हो गया। 2013 में नवाज शरीफ को सिलेक्टेड नहीं कहा इन्हीं सीटों के साथ। अब आप कह दिए ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, भी बात करेंगे क्लास साहब से बात करेंगे कि वो इस्तीफों के मामले पर अब कितनी परसेंटेज पे पहुंचे हैं। अब ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे हम इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर। इस्लामाबाद में जराइम के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास अब एक तो इस्तीफों के मामले पर कमेंट कीजिएगा, सेकेंडली मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल की गफलत से एक मरीज जाँ बहक हुआ था, जिसके बाद इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस पर एक्शन लिया और उन्होंने हॉस्पिटल पर फाइन किया है 7.5 लाख रुपए। क्या स्टोरी है, क्या हुआ? मैं थोड़ा सा इससे पहले हूँ, ये बड़ा मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल डिसीजन जो वर्डिक्ट आई है। अगरचे ये जुर्माना उनके बकौल जो ये कंप्लेनेंट हैं, जो बेटी है उनकी मशल हसन है, मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो कहते जुर्माना बड़ा कम है 7.5 लाख, क्योंकि उनके फादर की डेथ, क्योंकि सारे इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाए थे सारे के सारे उसमें प्रूव हुए हैं, उन पे जितने भी उन्होंने लगाए थे नेग्लिजेंस कैसे हुई है। मतलब 4 घंटे तक वहाँ पे हॉस्पिटल में रहे। मैं इस पे आता हूँ, ज़रा बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इस पे 1 मिनट उस पर बात करना चाहूँगा। ये रिजाइंस की बात की है, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था जनाब ये हुकूमत का ये काम होता है कि जब कोई बंद गली में अगर अपोजिशन चली भी गई है तो उसको रास्ता आपने देना होता है, ताकि दोबारा उसको किसी तरह आपका जो सिस्टम है ना वो चलता रहे। फिर तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया ना, कि अगर आप उनको फोर्स कर रहे हैं, जो कि होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, बिल्ली को भी अगर आप उसमें कमरे में आप उसको पकड़ने की कोशिश करें तो रास्ता आपको थोड़ा सा उसके लिए दरवाजा जो ना खुला रखना चाहिए। नहीं करेंगे तो वो आप पे आके अटैक करेगी, पंजे मारेगी। ये तो बड़ी पुरानी एक कहावत है। मुझे ये लग रहा है कि जितनी बंद गली में वो खुद को लेके गए हैं और रही सही कसर अब हुकूमत पूरी कर रही है, अल्टीमेटली काम कहीं वो बिल्ली वाला ना हो कि बिल्ली फिर मुंह पे पंजा मारती है। तो अगर इनके पास बहुत सारी इस वक्त हिकमत अमली है तो मेरा ख्याल उनके पास भी होगी कुछ ना कुछ, कि अगेन मुमकिन है कि बिलावल एंड कंपनी, जरदारी साहब एंड कंपनी जो है, अभी तो चलो ठीक है उनकी पूरी की पूरी पार्टी कह रही है कि इस्तीफों में ना पड़े, वो चीज़ें ना करें। तो मरियम एंड कंपनी जो है ये भी कोई ना कोई, मौलाना साहब जो हैं ये भी अपनी उससे हैट में से कबूतर को निकालेंगे इतनी जल्द, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें ये उनको रब कर रहे हैं। रोज़ मुझे भी ताने देगा ना कोई बंदा कि तुमने ये कहा था, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आखिर दिन में करने पे तुल जाऊंगा, फिर चलें ठीक है, वट एवर द कंसिक्वेंसेस। ये होते ना, किसी को टांट करते 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 दीवार के साथ लगाएं। मेरा ये ख्याल है हुकूमत जो है ना इनको दीवार के खिलाफ ये साथ लगाती जा रही है। अब देखते ही हैं कि वहाँ से कबूतर जो है ना कब उनके हैट में से निकलते हैं। आमिर साहब वाली बात पूरी होती है, वही वाली बात जनवरी शुरू हो गया, जनवरी में बहुत सारे अहम फैसले होने हैं, मेरा ख्याल है एक नहीं कई होनी है। इस पर हम फिर बात करते रहेंगे। आज मैं ज़रा इस पर आता हूँ मरूफ हॉस्पिटल में। हमने इसको टेकअप किया यहाँ पे, आपको याद होगा कि मशल हसन भी आई थी जो उनकी बेटी। ये बड़ा मुश्किल केस था क्योंकि तमाम लोगों ने इनको डिस्करेज किया था। इवन पहले शुरू में डिप्टी कमिश्नर जो हमजा शफकात साहब हैं, पहले तो उन्होंने 2-4 बड़े दावे फरमाए ट्विटर पे, जी मुझे दरख्वास्त दें तो मैं आज ये हॉस्पिटल को बंद कर दूंगा, पता नहीं मैं क्या कुछ कर दूंगा। हमजा साहब ने बड़ी बड़ी बात दावे फरमाए। जो ही उन्हें पता चला कि जनाब इसके पीछे कौन है, उसके बाद हमजा शफकात साहब भी गए थे,
फैमिली ने दरखास्त दी, कभी उन्होंने भूल के पूछा भी नहीं है कि भाई साहब कौन सा हॉस्पिटल, किधर का हॉस्पिटल। सो उनकी तमाम डिप्टी कमिश्नरी जो है ना उसी दिन फारिग हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। एक एप्लीकेशन जब उनको हमजा साहब की टेबल पे रखी गई, खुद उन्हें ट्विटर पे कहा था, मुझे याद है कि मुझे दरखास्त दें जनाब कि मैं आज तबाही फेर दूंगा। जब पता चला कि पीछे कौन है, उसके बाद हमजा साहब भी गए तो डिप्टी कमिश्नर भी गई तो ICT भी गया। खैर द क्रेडिट गोज टू द फैमिली कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। हालांकि तमाम लोगों ने उनको कहा इस मुल्क में होना कुछ भी नहीं होता। उन्होंने अल्टीमेटली जाके वहाँ पे उन्होंने दरखास्त दी हेल्थ या रेगुलेटरी अथॉरिटी। उस वक्त थी कुछ नहीं। एक नकवी साहब थे, बड़े अच्छे बंदे हैं वहाँ से, वो पढ़े लिखे डॉक्टर नकवी साहब आए हुए थे। उन्होंने उनको यहाँ पे बनाया हुआ था नई रेगुलेटरी का, लेकिन ना उनके पास पैसे थे, ना फंड थे, ना कुर्सी थी, ना मेज थी। इसके बावजूद उनकी हिम्मत है, उन्होंने लिख के भेज दिया कि भाई साहब मैं इंक्वायरी नहीं कर सकता क्योंकि ना मेरे पास पैसे हैं, ना बंदे हैं, ना लोग हैं, मैं कैसे इंक्वायरी करूँ। खैर वहाँ पे हमने टेकअप किया, फॉलोअप किया, उस पर उन्होंने इंक्वायरी बोर्ड बनाया और उनको थोड़ी सी, मेरा ख्याल है उनको क्रेडिट इस हद तक देना चाहिए कि सीरियसली उन्होंने बैठ के 5-6 महीने इस पे काम किया। उन्होंने इनको ये अगेन जो कंप्लेनेंट थे इनको बुलवाया, उन्होंने मशर हसन को बुलवाया, इनकी फैमिली को बुलवाया, उन्होंने वहाँ पे मरूफ हॉस्पिटल थे उनके लोगों को बुलाया, उनके भी वहाँ डॉक्टर्स आए, सारे कुछ है। बल्कि अमेरिका से अगर डॉक्टर है जिनका सबसे बड़ा एविडेंस दिया, जिन्होंने वहाँ पे, उनका नाम है डॉक्टर एहसाम कुरैशी, उन्होंने वहाँ से एविडेंसेस दिए। वो खुद बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं कि किस किस ये तरीके से ये सारी यहाँ पे इनकी नेग्लिजेंस हुई है। मुझे याद है मैं उस वक्त अमेरिका में था जब ये मुझे मैसेज आया था कि इस तरह हुआ है, हमें कार्डियोलॉजिस्ट हमें चाहिए। इस फैमिली का मुझे इनका मैसेज आया कि उस वक्त, और मैं डॉक्टर शाम साहब के साथ ही बैठा हुआ था जो ये हार्ट स्पेशलिस्ट है अमेरिका में। उन्होंने वहाँ से टेस्ट की रिपोर्ट्स मंगवाई, सारी देखी। मुझे कहता रहा भाई ये सिर्फ 5 मिनट का, वो खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने 5 मिनट का प्रोसीजर है, सिर्फ 5 मिनट का। और कहते हैं इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में आपको इतना बड़ा हॉस्पिटल कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिला। 4 घंटे तक ये वहीं पे मरूफ हॉस्पिटल में रहे हैं। वो डॉक्टर अपने बच्चों के साथ खेलते रहे। जो जहाँ पे इनके कॉल एंड डॉक्टर है, वैसे उसको ज़्यादा पेनल्टीज होनी चाहिए थी, जिसको उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे, उसने कहा कि मैं पहुँच रहा हूँ अभी, और वो कभी वहाँ पे नहीं पहुँचा। वहाँ पे मुझे डॉक्टर शाम ने कहा, उसने कहा ये तो हॉस्पिटल बंद होना जाना चाहिए। इसके बाद जो हरकत इन्होंने की है, 4 घंटे तक डॉक्टर नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर कॉल भी होते हैं। उन्होंने कहा 30 मिनट्स SOPs जो है कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपने हॉस्पिटल, डॉक्टर ने पहुंचना है, कार्डियोलॉजिस्ट ने नहीं पहुंचेगा तो फिर आप पे जुर्माने हैं, और बहुत बड़े जुर्माने हैं अमेरिका में। इतनी देर में पेशेंट को तैयार कर लिया जाता है। उन्होंने कहा सिर्फ 5 मिनट्स का प्रोसीजर है। ये फैमिली पूरी जो है ये उस दिन 4 घंटे फिरती रही है, मिन्नतें करती रही है। इस हॉस्पिटल का कोई बंदा, नो बॉडी वॉज मूव्ड। इवन ये कार्डियोलॉजिस्ट साहब हैं, उन्होंने जहमत ही नहीं की कि जाएं, किसी की ज़िंदगी मौत का मसला है। ये एक केस नहीं था, इससे पहले भी 2-4 केसेस वहाँ पे आए थे, लोगों को हाईलाइट नहीं हुए थे। खैर अब उन्होंने जाके जो इंक्वायरीज की हैं, इनके तमाम जो चार्जेस थे, एलिगेशंस इन्होंने लगाए थे कि जनाब कि इन्होंने किस तरीके का फॉल्टी, अगर ECG जो इनको 10 मिनट में करनी चाहिए थी, 45 मिनट में की, फिर 4 घंटे बाद उनसे अगर ये हो AFIC के थे सारे, जो इसका रावलपिंडी इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी है, उनके जनरल अजहर क्यानी साहब, अल्लाह उनका भला करे, उनसे रब्ता हुआ। उन्होंने कहा जनाब हमारे पास लेके हम इमरजेंसी में ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। 4 घंटे यहाँ पे रहे। एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस इनके पास नहीं थी, हॉस्पिटल के पास। एम्बुलेंस जो बाद में बुलवाई गई है उसमें ऑक्सीजन नहीं थी सर। वो 40-45 मिनट उसको आने में लगे हैं पीम से लेने के लिए। मैं इंसानी जानों का बता रहा हूँ कि इस मुल्क में किसी की इंसान की जान मैटर नहीं करती। उस कार्डियोलॉजी से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपका कोई, आपका अजीज कोई, आप कह सकते कोई मिनिस्टर, कोई बहुत बड़ा फेडरल सेक्रेटरी, वो आता आपके पास हार्ट शिकायत के साथ, आपको जरूरत थी कि अब 4 घंटे वहाँ पे ना जाते? तो ये हॉस्पिटल के ये एडमिन जो, उनका काम नहीं बनता था कि आप एक उस पे कॉल पे आपने डॉक्टर रखा हुआ है, दुनिया भर में 30 मिनट्स होते हैं, 4 घंटे तक आपका डॉक्टर नहीं आता, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप कह देना उनको कि भाई साहब हमारे पास डॉक्टर नहीं है, अपना बंदा लें, आप पिम्स में जाएं या कहीं पे जाएं। ये बड़े हॉस्पिटल हैं, ऐसे आपको पता शिफा के खिलाफ बहुत सारी शिकायत आ रही हैं। इनको ना पूछने वाला है, ना इनको कोई पकड़ने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े क्लाउड हैं इनके पीछे, बिग पार्टीज हैं, इवन सेक्रेटरीज, फेडरल सेक्रेटरीज हूँ, लोग बैठे हूँ, इनको जरूरत नहीं होती इन पे हाथ डाला जाए। माफिया बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल। सो मैं इस हद तक इनको ट्रिब्यूट देता हूँ हेल्थ इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी को, कि तमाम तो दबाव प्रेशर के बावजूद उसमें जिन्होंने वो दी है, वर्डिक्ट दी है, उसमें एक डॉक्टर राइसा बेगम गुल हैं, ये मेंबर थी इसकी, और साथ में मलिक वकार आफ्ताब साहब हैं। अगरचे उनकी फैमिली ये कहते हैं 7,50,000 रुपए, ये बड़ा छोटा जुर्माना है, जिस तरह उनका नुकसान हुआ लास्ट ये तो अथॉरिटी ने जुर्माना किया। आप जा सकते हैं हाई कोर्ट अदालत में वो जा सकते हैं, और अदालत से 12 लाख जान गई है, तो ये जुर्माना तो थोड़ा है। मगर ये एक मिसाल बन गई है अभी कि हॉस्पिटल्स वाले भी, और ये इस्लामाबाद का टॉप का हॉस्पिटल है, बहुत महंगा हॉस्पिटल है, तो एक तो हॉस्पिटल्स पे ये चेक आ गया, डॉक्टर्स भी चेक आ गया कि जनाब कल को पकड़े जा सकते हैं। अमेरिका, यूरोप में कहीं पे भी जरा सी गफलत हो जाए तो
तो करोड़ों अरबों रुपए का जुर्माना देना बंद हो पड़ता जाते हैं अस्पताल, बंद कर देते हैं। एसओपीज बड़े क्लियर होते हैं और डॉक्टर्स उस पर बिल्कुल पूरी अपनी खौफ की वजह से कि अदालत में जेल में जुर्माना ना देना पड़ जाए, लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, तो आई एम श्योर इसके बाद जो है सिर्फ जुर्माना नहीं, हॉस्पिटल की कैंसिलेशन की भी अभी ऑप्शन मौजूद है, डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, काफ़ी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। पर ये एक मिसाल है जो कि फॉर द रेस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल्स पूरे मुल्क के अंदर या डॉक्टर्स के लिए कि जनाब ये कल को कोताही जानबूझ के इस तरह की गफलत की वजह से ये आपके साथ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें अगर ब्रेक लेनी है लास्ट मिनट लास्ट में बताओ, इसमें जो इन्होंने डॉक्टर्स पे फाइन किए ना 1-1 लाख रुपए के, जो वहाँ पे अगेन इनके इमरजेंसी के इंचार्ज थे उन पे हुआ है, उनका नाम मीर अब्दुल वहीद है, और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो पहुंचे नहीं है क्योंकि उनको ये कदर ही नहीं थे इंसानी जान की, डॉक्टर बन गए लेकिन इंसान का पैशन नहीं है उनके अंदर, उनका नाम है डॉक्टर हबीब। इनको 1-1 लाख रुपए उन्होंने जुर्माना किया है, प्लस उन्होंने इनके केसेस रेफर किए हैं पीएमडीसी को, जनाब आप जो है इनका जरा केसेस एक्शन लें। आप मेरा ख्याल है पीएमडीसी में इनको फॉलो करना चाहिए, इन दोनों डॉक्टर्स के इनके लाइसेंसेस इनकी रजिस्ट्रेशन जो है ना इनकी कैंसिल होनी चाहिए कि भाई साहब इस रिपोर्ट की मौजूदगी में दे कैन मूव हाई कोर्ट, इन पे डैमेजेस का वो इन पे क्लेम करें, इन डॉक्टर्स के खिलाफ करें कि जनाब 1-1 लाख रुपया बहुत कम जुर्माना है अगर उन डॉक्टर्स, उन्हीं की वजह से तो हुआ है। हॉस्पिटल आपके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो बाद में आती है, मेन तो ये 2 लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर वहां पे खड़ा हुआ था इमरजेंसी डील करता है, आपके इमरजेंसी डॉक्टर को सबसे ज्यादा बेहतर और समझदार होना चाहिए, उनका सबसे ज्यादा नालायक डॉक्टर जो है ना इन्होंने ढूंढ के इमरजेंसी में रखा जिसको पता ही कुछ नहीं होता, और उसी की वजह से नेग्लिजेंस की वजह से ये लोग जो हैं ये सारे के सारे होते। बहरहाल वी विल कंटिन्यू टू फॉलो इट अप। एक जैसे आमिर साहब ने कहा बिक लिए, एक अच्छी रिवायत कायम है, लोगों को सामने आना चाहिए और उनकी कंप्लेंट जहाँ रजिस्टर करानी चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम इस्लामाबाद में बढ़ते जराइम पर बात करेंगे। रिसेंटली बहुत सारे केसेस हुए हैं, इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लामाबाद में क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। आमिर साहब, इस्लामाबाद पुलिस कहाँ है, क्या बनेगा इस्लामाबाद का? ये इस्लामाबाद का इसलिए हम करते हैं कि लाहौर कराची की सारों की है, मगर ये लोगों का ये ख्याल होता है कि ये कैपिटल है और यहाँ पे हर कोई आ रहा है, इतनी लिए यहाँ चक्री से लेके पता नहीं गुजर खान तक जो है ना अब इस्लामाबाद फैलता जा रहा है, क्योंकि हर कोई आ रहा है कि जी ये सेफ सिटी है। और हम जो यहाँ रह रहे हैं कि वो जो था ना कि जी रात के और किसी वक्त भी आप निकल जाएं वो जाएं, यहाँ वैसा नहीं है, माहौल ही लोगों का डर पड़ गया है। लोग अब रात को शाम को निकलते वक्त घबराना शुरू हो गए हैं, और ये बड़ा रिसेंटली हुआ है, ये बड़ा रिसेंटली हुआ है, और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कि कंसिस्टेंटली जो है। अब ये 2 वाकयात ऊपर तले हुए हैं कि इस्लामाबाद में मेन ये रेड जोन है, रेड जोन में जो है उसूली तौर पे आप देखें सारी वीआईपी मूवमेंट है, सब कुछ पाकिस्तान की सारी पावर का जो है ना महवर है, और रेड जोन के अंदर ये डकैती दिन दिहाड़े हुई है, और मेलेडी इस्लामाबाद में गालिबन, और वो हम इसकी ऑडियो नहीं दिखा रहे हैं वो इस वजह से कि उसके अंदर जो वो एक साहब कहते हैं कि 15 को बुलाओ, तो वो दूसरा जो है ना अपनी फ्रांसीसी ज़बान में ना उसकी तारीफी कलमात पढ़ रहा है जो कि हम नहीं सुनवा सकते आपको, तो वो टू करके नहीं सुनवा रहे आपको, मगर वो कलमात पढ़ा के वो कहता है वो 15 क्या है, वो थाना सामने है, वो थाने के बिल्कुल सामने जो है ना, मतलब लोगों को डर नहीं रहा। F10 में भी इस्लामाबाद की मेन मार्केट है, दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, CCTV के अंदर फुटेज आ रही हैं, लोग फुटेज बना रहे हैं, और एक वो क्या डर नहीं रहा किसी को यहाँ पे ओपनली, किसी किस्म का पुलिस का डर नहीं है। और अगर उनसे बात करें तो वो ना फिगर्स ले आते हैं, फिगर्स हैं कॉन्कॉक्टेड। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि मेरे ख़ानदान में 3 डकैतियाँ हुई हैं, 2 डकैतियाँ का तो बिल्कुल मैं पर्चा ही नहीं दर्ज होता। Exactly, पर्चा ही नहीं दर्ज करते, जब पर्चा नहीं दर्ज करते तो वो देखते हैं, वो आप पढ़ा लिखा आदमी आ जाए वो कहते हैं ये देखें हमारा जो है ना फिगर्स चेक करें कितने आला है। और उसके बाद एक अजीब सा एक सिलसिला बन गया है, क्योंकि यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो 600 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये सारा उनकी वजह से ख़राबी है कि वो कब्ज़ा माफिया यहाँ पे आ चुका है। तमाम अपार्टमेंट जो इम्पॉर्टेंट हैं वो कब्ज़े के लिए होती हैं यहाँ पे। ओपनली लोग कहते हैं कि जी ये फलाने IG साहब हैं, ये जी चौधरीयों के बंदे हैं, वो कहें ये मलिक रियाज है, ये शहजाद अकबर ने लगवाया हुआ है, वो आज़म खान साहब हैं, वो डायरेक्टली इस्लामाबाद की पुलिस के अंदर इन्वॉल्व हैं कि यहाँ पे जो मेन
रन करता है पुलिस को वो ऑपरेशंस का महकमा होता है। तो यहाँ पे एसएसपी ऑपरेशन साहब थे ना जब, तो वो उन्होंने 1-2 साल जब वो एसएसपी रहे तो उन्होंने डीआईजी ऑपरेशंस नहीं लगने दिया। अब वो डीआईजी बन गए हैं, हम कई दफ़ा कह चुके हैं, तो वो एसएसपी नहीं लगने देते, टोटली कंट्रोल में है, क्योंकि वो मंजूर नज़र है आज़म खान साहब के। वो आज़म खान साहब चाहे पुलिस में चले जाएं, कब्ज़ों में चले जाएं, को जहाँ पे आए घूम फिर के जो है ना, वो एक ट्राइका वो कहते हैं जी पीएम हाउस में बैठा हुआ है, वो ही सारे कब्जे रन करता है। ये रिसेंटली लाहौर में एक खोखरों की लड़ाई के बाद वहाँ पे जो सीसीपीओ साहब जो है ना, वो वहाँ पे लगा दिए गए कि जी वहाँ पे कब्जा माफिया आ गया है। यहाँ कब्जा माफिया की एक वीडियो जो है ना ये वायरल हुई है, उसके अंदर वो कब्जा माफिया का एक खोखरों का एक बहुत बड़ा सरगना वो एसएसपी को गालियाँ दे रहा है, ओपनली धमकियाँ दे रहा है, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। गालबन वो एसएसपी साहब जो है ना, वो एसपी साहब बदल दिए गए हैं, वो कब्जा माफिया को कोई नहीं छेड़ रहा, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है उनकी वहाँ पे क्राइम की तरफ फोकस ही नहीं है। सारा फोकस ये है कि जनाब ये चूँकि ज़मीनों पे कब्जे करने हैं, और ये जो हम आजकल हाउसिंग की वो जो उसके फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बगैर उसके लोगों के कब्जे ज़मीनें हथिया ली जाती हैं, और जो है उसके लिए पुलिस की ज़रूरत होती है। तो ये पुलिस को जब इस काम पे लगा लेंगे तो क्राइम किसने कंट्रोल करना है? क्लास साहब, कहा जाता था कि कराची में क्राइम ज़्यादा होता है, लेकिन अब इस्लामाबाद भी उसी तरह का बनता जा रहा है। क्या फॉर्मूला चाहिए इस्लामाबाद पुलिस को कि क्राइम को रोका जा सके? एक तो ये चीज़ है, एक मज़े की जो मुझे कोई थोड़ा सा पता चला है कि यकदम जो वारदातें 2-4 बड़ी करवाई हैं, पुलिस वाले खुद मुलव्वस हैं इसमें। अच्छा, वो इसलिए करा रहे हैं, शेख साहब ने आते ऐलान किया कि यहाँ पे नाके जो है ना, नाके ख़त्म किए जाए। नाके कमाई का बहुत बड़ा जरिया होते हैं, आपको पता है। सो पुलिस वाले कुछ सहाफ़ियों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब के फौरी तौर पर नाके जो है ना, नाके लगाए जाए। नाके ज़रूर लगने चाहिए, लेकिन एग्जिट पे लगाए जहाँ पे आपके निकल, शहरियों को तंग ना करें। शहर के अंदर नहीं लगते होते, ज़रा थोड़ा सा हट के लगते होते हैं। आप इस्लामाबाद के 3-4 जहाँ पे बड़े हैं जरूर लगाएं। मरी जाने वाला अगर दूर वाला है एंट्री एग्जिट पे लगाएं। शहर के अंदर जिस तरह वो रोक के खड़े होते हैं मोटरसाइकिल वालों को, दीगर चीजों को, सो माल बनाने के लिए वो कहते हैं कि ताकि शेख रशीद साहब ने जो ऑर्डर किए हैं ना कि नाके खत्म करें, तो हम बता दें जनाब के बगैर नाकों के जनाब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। जब नाके लगे हुए थे उस वक्त भी इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे, उसी वक्त आपको ये F6 में इन्होंने क्या कोसार मार्केट में हुए, F8 में इन्होंने डाके मारे, ग्रुप्स हैं यहाँ पे बहुत बड़े, इन्होंने वहाँ पे क्रिमिनल जो हैं इन्होंने किए हुए हैं। पुलिस खुद मुलव्वस है। आप यहाँ पे ये देखें कि वह शहर है जिस पे बिलियंस ऑफ रुपीस के इन्होंने कैमरे लगा के रखे हो। रैपिड रिस्पांस फोर्स नहीं, कैमरे को हमने अचार डालना है, इन पे कैमरे भी नहीं चलते। नहीं अगर चल भी रहे हैं सपोजली, मुझे पता, अब उन्होंने वहां से कैमरा निकाल के दे दिया, ये देखें फलां जगह जा रहा है। अच्छा, फिर हमें बताया जाता है कि जनाब हमने बंदे पकड़ लिए, मुंह पे उनके होता है एक, उसको पालिश कर देते हैं ताकि पहचान ना सके। हम तीनों को पकड़ के खड़ा करके हमारे ऊपर डाल के फोटो लेके चला दो, ये ले जी 3 बंदे हमने पकड़ लिए। और भाई सबको हमें ये बताएं कितने चलान पेश हुए हैं, कितने लोगों को आपने वो किया है। वो आपके जाके हफ्ते महीने बाद ये पुलिस वाले उनको छुड़वा के ले आते हैं। आप बैगर्स माफिया उठाएं, उनके पीछे पुलिस वाले निकलते हैं सर। ये खुद इन्होंने 20 पुलिस वालों को इन्होंने डिसमिस किया। अच्छा क्या आमिर जुल्फकार साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने आके इसको छुपाने की कोशिश नहीं कि 20 लोग वो निकले। बैंक लूटते हुए पुलिस वाले खुद पकड़े गए थे। इनके अपने पुलिस वाले, मैं साहब की नहीं बात कर रहा, वो तो खुद गैंग चला रहे हैं इस्लामाबाद में। यहाँ पे हुआ ये था, लोग नाराज हो जाएंगे, मैं सख्त बात करने वाला हूँ। ये धरने जो हुए हैं ना, धरनों के साथ जो लोग आए हैं वहां से पेरीफेरी से, उन्हें ये लगा है कि यहाँ तो गाड़ियां हैं, यहाँ तो पैसा है, यहाँ तो खुशहाली है। भैया मैंने उस वक्त भी कहा था जब यहाँ पे 2-4 बड़े धरने पिछले दिनों हुए थे, मैं कि भाई सब अब तैयार रहें, इस शहर से गाड़ियां भी लुटेंगी, तवान के लिए बंदे भी उठाए जाएंगे, घरों में डाके भी पड़ेंगे। उन्होंने जनाब आप खामखा साफ ही जो है, ये गवाह है मेरे पास, जब धरना हुआ पिछले साल हुआ, मैं कि देखिएगा मोटरवे करीब लगते सर, पिशावर वाला खैबर पख्तूनख्वा से आप आए, डाका मारें, बंदे मारें, कत्ल करें, सीधे चले जाएं, कोई नहीं रोकता। आप ऐसे पंजाब से आते हैं सर, वहाँ पंजाब से भी हैं 2-4 बड़े ग्रुप्स हैं, ये सिर्फ KPK से नहीं आते, वो पंजाब से आते हैं, सीधे मोटरवे से निकलते हैं। आप आते जाते, आपने कभी देखा किसी को रोका उन्होंने, या कोई कैमरे वहां पे लगे हुए हों, वहां पे रैपिड रिस्पांस कारों का फिगर जो है मैं ये बताता चलूँ, आपने जिक्र किया है, ये 600 कारें जो एक साल के अंदर जो है ना चोरी हो चुकी हुई हैं। 250 करोला है, 215 सुजुकी है, होंडा 40 है, और वो कह रहे हैं कि तकरीबन 60 करोड़ रुपए की क्लास साहब मिले हुए गाड़ियां मिले में FIR दर्ज होती है। तो वो एक आपको जो है ना फाटा से फोन आ जाता है, एक्स फाटा से, कि जनाब आपने हमारा पर्चे के अंदर ये गाड़ी दी है, गाड़ी आधी कीमत पे आपने ले लें, तो या 141 में बंदे पड़ते हैं, वो पुलिस वाले उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो थाने में जो ही रिपोर्ट आती है और वो कॉल आपको आ जाती है कि जनाब आपने ये वो आ गया पता आपका, ये पुलिस वाले ये कार लेनी है या मुकदमा दर्ज करना है। एक और इस्लामाबाद के साथ जो जुल्म हुआ है, मैं क्योंकि आप ये बात नहीं कर सकेंगे, मैं करूंगा क्योंकि आप अर्बन है, मैं देहाती हूँ।
जो भी वजीर दाखिला यहाँ पे लगा है ना, उसने अपने इलाके के लोग भर्ती किए हैं। कुछ झंग से ले आए अपने बंदे, मादरत के साथ मैं खुद वहीं से हूँ। कोई चकवाल से ले आया है, कोई आपके शेरपो साहब अगर आए तो उन्होंने अपने इलाके से उन्होंने बंदे ले आए। हुआ यह है कि बहुत सारे हमारे देहातों से लोग आए हैं जिनको पुलिस में यहाँ से इस्लामाबाद के आगे देख लें, आपने सिफारिश पे नौकरियां दी हैं, आपने उनको चीज़ें करके दी हैं, उनके नज़दीक पुलिसिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। इस्लामाबाद की ये पुलिस मौजूदा जो है ये क्राइम को नहीं आके एड्रेस कर सकती। हम इस पे बात जो है ना, हम कल फिर इस पर बात करेंगे कि जनाब इस्लामाबाद को तबाह कैसे किया इन्होंने। कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करना है। इंशाल्लाह इस पर कल बात करेंगे। टाइम खत्म हो चुका है, आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।